तेलंगाना राज्य सरकार का टीआरटी हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु मार्गदर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जो टीआरटी हिंदी अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग कवि, लेखक, रचनाएं, विषय वस्तु, भाषा शैली, इस विषय के अंतर्गत अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर हम देखेंगे तो हमको मुख्य रूप से काल विभाजन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस प्रकार सामान्य जानकारी है हमको। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जैसे साहित्य में विधाओं को लेकर और हिंदी भाषा पर अन्य भाषा और साहित्य पर साहित्य का प्रभाव से संबंधित भी दूसरे विषय दिए गए हैं। जितने भी कंटेंट के अंतर्गत साहित्य से संबंधित पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार 1 से लेकर 4 या 5 इकाइयों तक जो पाठ्यक्रम दिया गया है, इस पाठ्यक्रम में उस को लेकर अगर हम चर्चा करें, पहली इकाई की जो विषय है अभी बताया था मैं आपको को, तो इसको लेकर और साहित्य से संबंधित विधाओं को लेकर एक ही विषय के अंतर्गत हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य से साहित्य का जो काल विभाजन है, काल विभाजन से लेकर या आदिकाल से लेकर हम आधुनिक काल तक विस्तार से अगर हम ध्यान दें तो उसी में कवि आएंगे, साहित्य से संबंधित विधाएं भी आएंगे। इस प्रकार सभी विषय इसी के अंतर्गत आएंगे, लेकिन पाठ्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग नज़रिए से दिया है, अलग अलग विषय के अंतर्गत दिया है। हम अभी इस विषय वस्तु के अंतर्गत सिर्फ कवि, लेखक और उनसे संबंधित जो भी भाषा शैली है, विषय वस्तु है, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आगे बढ़ेंगे। आदिकाल के कवि और उनकी रचनाओं के अंतर्गत हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद-बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो है। तो कई रचनाओं को लेकर हिंदी साहित्य में कुछ लोग किसी एक लेखक या कवि को प्रथम मानते हैं साहित्यकारों के अनुसार। जैसे अगर आप नेट और सेट जैसे परीक्षाओं पर ध्यान देंगे तो साहित्य में प्रश्न पूछने का तरीका जो है बिल्कुल बदल गया है। इसमें अभी सीधा प्रश्न ना पूछते हुए कालक्रमानुसार लिखिए, जोड़ी बनाइए, कालक्रमानुसार किसी एक कवि की रचनाओं के नाम देते हैं तो कालक्रमानुसार रखिए, तो 2 कवियों के रचनाएं देते हैं तो कालक्रमानुसार रखिए, जोड़ी बनाइए। इस प्रकार प्रश्न पूछने का तरीका जो है बदल गया है। तो इस पर ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। इसको लेकर अगर सामान्य रूप से, प्राथमिक रूप से प्रश्न पूछा जाए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य डैश है, क्या है? पृथ्वीराज रासो। तो रचनाकार हैं चंद-बरदाई। तो हम आगे बढ़ेंगे मित्रों। इस रचना में कुल मिलाकर 69 सर्ग हैं। तो इनमें सर्ग को समय कहा गया है। मतलब चंद-बरदाई द्वारा लिखित जो पृथ्वीराज रासो रचना है, इसमें सर्ग हैं, सर्ग को समय कहा जाता है। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्ग का दूसरा नाम क्या है। चंद-बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में डैश सर्ग हैं, चंद-बरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो में डैश समय हैं। तो इस प्रकार मित्रों प्रश्न पूछने का संभावना है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। अगर आप नेट जैसे परीक्षा में देखेंगे तो थोड़ा व्यापक रूप से, विस्तार रूप से, गहन रूप से प्रश्न पूछते हैं सर्गों को लेकर। किस सर्ग में किसके बारे में बताया गया है, किस सर्ग में किसकी प्रधानता है। तो इस प्रकार प्रश्नों का विस्तार जो है बढ़ गया है। इसलिए इस तरह के जो रचनाएं हैं, रचनाओं को लेकर हम लोग विस्तार से जानेंगे। काव्य के प्रारंभ में ग्रंथ का महत्व और
मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा, वस्तु निर्देश, दुर्जन निंदा आदि का प्रस्ताव है। जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इस महाकाव्य के प्रारंभ में मतलब प्रवेश में ही कुछ चंद ने मंगलाचरण से संबंधित और सज्जन प्रशंसा से संबंधित, वस्तु निर्देश से संबंधित, दुर्जन निंदा से संबंधित विषयों को प्रस्ताव किए हैं। तो इन विषयों को लेकर प्रश्न पूछने का संभावना है। जैसे पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के आरंभ में यह है, तो अभी जो आपके सामने प्रस्तुत किया मंगलाचरण, सज्जन प्रशंसा और वस्तु निर्देश, दुर्जन निंदा आदि जैसे जो भी प्रस्ताव रखे हैं, इनमें से कोई एक विकल्प दिया जाता है, बाकी 3 जो हैं गलत विकल्प दिए जाते हैं। तो अब चयन करना है, कोई एक विकल्प का मंगलाचरण हो सकता है, सज्जन प्रशंसा हो सकता है, या वस्तु निर्देश हो सकता है, दुर्जन निंदा। इस प्रकार जो भी इन्होंने अपने विचार के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार जो प्रस्तुत किए हैं इस पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के आरंभ प्रवेश के अंतर्गत। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त कर बहुत विद्वान लोग व्यक्त करते हैं। तो संदेह मतलब प्रामाणिकता पर। पृथ्वीराज रासो के बारे में जो हम सर्गों से संबंधित या प्रवेश से संबंधित, सर्गों में किस तरह की विषय वस्तु है, भाषा शैली को लेकर उसमें जो प्रस्ताव किए हैं चंदबरदा ने, उसको लेकर भी प्रामाणिकता के संदर्भ में या किसको महत्व दिया जाए, किसको सही मानेंगे, किसको अशुद्ध मानेंगे, इस विषय के अंतर्गत विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसको संदेह व्यक्त करते हैं कि पृथ्वीराज रासो में जितने भी बातें कही गई हैं चंदबरदाई द्वारा, इसकी प्रामाणिकता पर मतलब प्रश्न करने वालों में से सबसे पहले आएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आएंगे, उसके बाद कविराज भी आएंगे, उसके साथ साथ मुंशी देवी प्रसाद भी आएंगे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी आएंगे। तो मित्रों, यहाँ प्रश्न बन सकता है इस विषय को लेकर, जैसे डैश व्यक्ति पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किए, तो वहाँ इस प्रकार प्रश्न बन सकता है मित्रों। तो प्रश्नों में अभी जितने भी संदेह व्यक्त किए विद्वानों की सूची प्रस्तुत किया मैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी कविराज हो सकते हैं, या मुंशी देवी प्रसाद हो सकते हैं, या गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी हो सकते हैं। तो ये जो विद्वान हैं, इन लोगों की सूची में से किसी एक विद्वान का सही विकल्प होता है, बाकी 3 जो विकल्प हैं अन्य विद्वानों से संबंधित हो सकते हैं, जो किसी दूसरे विषय पर अनुमान व्यक्त किए हैं, संदेह व्यक्त किए हैं। तो दुविधा में डालने के लिए थोड़ा गहन रूप से अप्लाइड प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मित्रों, तो इस पृथ्वीराज रासो को लेकर अनुमान व्यक्त किए या विवादास्पद या कोई प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त किए लोगों में से इतने लोग हमारे सामने प्रस्तुत हैं। तो शुक्ल जी, कविराज, मुंशी देवी प्रसाद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं कुछ लोग। तो अभी जो पहले बताया था वे लोग अप्रामाणिक या संदेह व्यक्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको 100% प्रामाणिक मानते हैं। उनमें से मिश्र बंधु आएंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी आएंगे, उसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांडे आएंगे, उसके बाद कर्नल टाड भी आएंगे। इस तरह मित्रों जितने भी लोग प्रस्तुत किया यहाँ उससे उल्टा है, मतलब प्रामाणिक मानते हैं कर्नल टाड से सैनिक, और इसके बाद मोहनलाल विष्णुलाल पांडे भी और श्याम सुंदर दास जी और मिश्र बंधु, ये लोग प्रामाणिक मानते हैं चंदबरदाई जी की रचना मतलब महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। तो इस प्रकार हम पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कुछ विवादास्पद विषय को तर्क के रूप में चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो से संबंधित। तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है। इस काव्य में उत्तरार्ध भाग, जो अंतिम भाग है, इसका रचनाकार है चंदबरदाई के पुत्र
जलहन है, क्योंकि चंद्रबरदाई जी से संबंधित कई कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चंद्रबरदाई जी को बंदी बनाकर मुसलमान राजा ने लेकर गए, तो उसके बाद उस रचना की जो अंतिम भाग है, तो उस भाग की रचना पृथ्वीराज चंद्रबरदाई जी के पुत्र जलहन ने पूर्ति की उस रचना की। तो उसके बाद उसका नाम भी उसमें उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, जब हम इस तरह प्रामाणिक रूप से किसी घटना के बारे में या कोई कहानी जैसे साहित्य की रचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या चर्चा करते हैं, तो इस संबंध में उससे संबंधित प्रस्ताव जो हैं रचनाओं में कोई न कोई लेखक या रचनाकार व्यक्त करते हैं, तो उसको लेकर हम प्रामाणिक रूप से लेते हैं उसको। तो इस तरह जलहन जो पृथ्वीराज राजसो के उत्तरार्ध भाग को लिखा है, उसकी उस रचना की पूर्ति की है, तो इसका प्रस्ताव जो है किसी अन्य रचनाकार के द्वारा किसी अन्य रचना में प्रस्ताव किए गए हैं, इसलिए हम लोग इसको जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो पृथ्वीराज राजसो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है, जो ब्रजभाषा का रूप है। इसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण मिलता है। जैसे अगर चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज राजसो की भाषा के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसकी भाषा है पिंगल शैली है, पिंगल शैली में लिखी गई है। तो इस शैली में ब्रजभाषा का रूप है, जो राजस्थानी बोलियों से मिश्रित बोली के शब्द, कई प्रकार की पद उसमें मिलते हैं हमको पृथ्वीराज राजसो में। तो प्रश्न बन सकता है मित्रों यहाँ, तो चंद्रबरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज राजसो की भाषा डैश है, पृथ्वीराज राजसो की डैश शैली है, शैली मतलब पिंगल शैली है। तो इसमें इस शैली में मतलब पिंगल शैली में पृथ्वीराज राजसो की पिंगल शैली में किस भाषा के शब्द मिलते हैं? ब्रज भाषा के शब्द मिलते हैं और राजस्थानी बोलियों के शब्द मिलते हैं। तो किस बोली से संबंधित शब्द मिलते हैं? पृथ्वीराज राजसो महाकाव्य में किस बोली के शब्द प्रायः पाए जाते हैं? तो राजस्थानी बोलियों की जितने भी चार हैं, जो चार बोलियों की शब्दों इसमें मिलते हैं पृथ्वीराज राजसो में। तो मित्रों, इस प्रकार हम एक ही विषय को प्राथमिक रूप से प्रश्न पूछते हुए अगर गहन रूप में नकारात्मक रूप में भी प्रश्न पूछने का संभावना रहता है, तो चंद्रबरदाई की शैली पिंगल है, तो ब्रजभाषा रूप जैसे राजस्थानी बोलियों के शब्द इसमें पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। पृथ्वीराज राजसो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन मिलता है। जैसे हम कई किताबों में पढ़ते हैं, तो पृथ्वीराज राजसो महाकाव्य में पृथ्वीराज के युद्धों, उनके जितने भी विवाह हुए हैं, विवाहों के बारे में, वो कैसे युद्ध किए हैं, किस प्रकार उसके पराक्रम के बारे में वर्णन किया गया है। तो उसका पूरा जो प्रशासन से लेकर कई युद्धों को लेकर पूरा वर्णन ने चंद्रबरदाई ने किया है महाकाव्य में। तो उनकी विवाहों के बारे में भी वर्णन मिलता है पृथ्वीराज राजसो में। और जो पृथ्वीराज राजसो महाकाव्य है, इसमें मुख्य रूप से दो रसों का प्रयोग किया गया है, जो वीर और श्रृंगार रस। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। प्रश्न हो सकता है यहाँ, पृथ्वीराज राजसो में डैश रसों की प्रधानता है? ये प्राथमिक रूप से प्रश्न है मित्रों। तो इस रस को लेकर भी मतभेद हैं विद्वानों में। कुछ विद्वान कहते हैं कि वीर रस की प्रधानता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि श्रृंगार रस की प्रधानता है। लेकिन हम तुलना करेंगे इसमें वीर रस की प्रधानता सबसे ज़्यादा मिलते हैं इस महाकाव्य में। तो मित्रों, सीधा प्रश्न बन सकता है यहाँ, वीर और श्रृंगार रस से युक्त महाकाव्य यह है। तो
चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो विकल्प का चयन करना होता है। इस प्रकार मित्रों जो ये महाकाव्य है, महाकाव्य भाषा शैली, उसके बाद उसमें अगर रसों की प्रधानता है या भाषा किन बोलियों के शब्द मिलते हैं, तो भाषा से संबंधित, तो वस्तु विषय वस्तु से संबंधित भी हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है प्रत्येक कवि उनकी रचनाओं के अंतर्गत। तो यहाँ चंदबरदाई का महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार विषय वस्तु को लेंगे तो युद्धों के बारे में, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान के युद्धों और विवाहों के बारे में भी वर्णन है। चंदबरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्श वर्णन किया है, सेना के प्रयोग, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का वर्णन खूब किया गया था। तो इस प्रकार मित्रों, तो इस विषय वस्तु के संदर्भ में अगर हम चर्चा करेंगे तो युद्ध और पृथ्वीराज चौहान की शादियों के बारे में, विवाहों के बारे में वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ नायिका भेद, मतलब वो जो नायिका है, नायिका से संबंधित नक्षिक वर्णन भी मिलता है। नक्षिक वर्णन मतलब उसकी सुंदरता, वेशभूषा और प्रत्येक अंश को लेकर वर्णन किया जाता है। तो युद्धों में जो सेना का प्रयोग होता है, तो सेना से संबंधित कितने प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग किए हैं इसके बारे में भी, और षड ऋतुओं के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है इस महाकाव्य में। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है, षड ऋतुओं का उल्लेख इस महाकाव्य में मिलता है, षड ऋतुओं का वर्णन इस महाकाव्य में मिलता है। तो मित्रों, यहाँ हमको सामान्य जानकारी है, पृथ्वीराज रासो में युद्धों का वर्णन है, विवाहों के बारे में है, सेना के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन षड ऋतुओं के बारे में जो भारतीय संस्कृति या भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो 6 ऋतुएं माने जाते हैं, तो इन ऋतुओं के बारे में भी वर्णन मिलता है इस महाकाव्य में जो चंदबरदाई ने वर्णन किया है। तो इस प्रकार प्रश्न एक एक विषय को लेकर पूछने का संभावना रहता है। तो पृथ्वीराज रासो में इसका वर्णन है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तब आप चयन करना है 4 विकल्पों में षड ऋतुओं का वर्णन। अगर एक ही सही विकल्प दिया है, ऐसा नहीं 3 सही विकल्प देते हैं, एक चौथा लिखा होता है कि उपर्युक्त सभी, तो इस प्रकार अगर देंगे तो बाकी 3 विकल्पों में आपको युद्धों का वर्णन भी रहेंगे, षड ऋतुओं का वर्णन भी रहेंगे, पृथ्वीराज रासो के विवाहों के बारे में वर्णन। इस प्रकार 3 विकल्प सही होते हैं और नीचे जो चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से 3 सही, तो चौथा विकल्प का चयन करना होता है मित्रों। तो कभी कभी हमको ध्यान में नहीं रहता है कि महाकाव्य की विषय वस्तु क्या है या कोई रचना की विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु के बारे में जब हमको जानकारी होती है तभी हम इस प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमको युद्धों के बारे में जानकारी होती है, तो राजा की कीर्ति, राजा की व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सामान्य जानकारी है। लेकिन यहाँ विपरीत तीसरा विकल्प यह है कि षड ऋतुओं का वर्णन। तो इस प्रकार वर्णन थोड़ा अलग है, क्योंकि राजा से संबंधित सभी विषयों के बारे में वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ थोड़ा हटकर राजा से संबंधित ना होकर, लेकिन भारतीय वातावरण के अनुसार, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जितने भी ऋतुएं हम लोग वर्तमान में भी उसका प्रयोग करते हैं, तो इन ऋतुओं का वर्णन भी पृथ्वीराज रासो में मिलता है मित्रों। तो इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमावस्वद है। किमास मंत्री के कामंध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। इसमें एक खंड है, एक सर्ग है, तो इस सर्ग में कैमावस्वद नाम से नाम दिया है उस खंड को। तो किमास मंत्री, किमास नाम से एक मंत्री है, वो कामांध हो गया था, तो उसका
उससे कई लोग ये अत्याचार किए गए थे। तो इसको जानकर पृथ्वीराज ने उसका वध किया था, उसको परास्त कर दिया था, इसलिए उसका वर्णन भी इस खंड में मिलता है। इसलिए थोड़ा ये कठिन रूप से मतलब विषय वस्तु के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करने का है। उसके बाद अन्य ग्रंथों के संदर्भ में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पहले ही बताया था कि जो कालखंडों में विभाजन किया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इस इतिहास में शुरुआत आदिकाल से लेकर हम लोग एक एक काल में कवियों के संदर्भ में एक क्रम में जा रहे हैं। तो आदिकाल में अभी चंद्रवरदाय के बारे में जो भी मुख्य बिंदु हैं उस पर प्रकाश डालते हुए जानकारी प्राप्त की है। फिर इस आदिकाल में कुछ अन्य कवि और रचनाएं हैं या रचनाकार रचनाएं हैं, लेखक हैं। तो इस संबंध में जो मुख्य समझते हैं तो सामान्य जानकारी है इस तरह के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो इस संबंध में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे अन्य ग्रंथों के अंतर्गत देवसेन कृत श्रवकाचार हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। मतलब प्रथम साहित्यिक रचना, अगर प्रथम महाकाव्य कहेंगे तो चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो आएंगे, लेकिन हिंदी का प्रथम साहित्यिक रचना मतलब कोई भी रचना, किसी भी विधा की रचना हो, अगर हम उस रूप में उसको देखा जाए तो देवसेन कृत श्रवकाचार मानी जाती है। इसके 250 दोहों में श्रवक धर्म का वर्णन किया गया है। तो कठिन रूप में थोड़ा प्रश्न बन सकता है इस विषय को लेकर। तो देवसेन कृत श्रवकाचार रचना में डैश दोहे हैं। देवसेन कृत श्रवकाचार में जो 250 दोहे हैं, इनमें इसका वर्णन है। तो श्रवक धर्म का वर्णन है। श्रवक क्या है? तो ऐसा भी दिया जा सकता है प्रश्न थोड़ा विस्तार रूप से बताते हुए, जैसे देवसेन कृत श्रवकाचार हिंदी प्रथम साहित्यिक रचना में श्रवक के बारे में बताया गया है। तो श्रवक क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछने का संभावना है। तो श्रवक क्या है? एक धर्म है उस समय की। तो आदिकाल के समय में कई प्रकार के धर्मों का प्रचलन था, तो इसलिए उस समय के श्रवक नाम से एक धर्म का प्रचलन था। इस धर्म से संबंधित वर्णन, उल्लेख या विचार इस 250 दोहों में श्रवकाचार रचना में देवसेन ने उल्लेख किया है। तो उसके बाद अन्य ग्रंथों के अंतर्गत सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रायन या सहजयन शाखा से था। जैसे मित्रों, आदिकाल के अगर हम अन्य ग्रंथों के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ सिद्ध संप्रदाय एक है। तो सिद्धों का संबंध सीधा बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म के कई शाखाएं हैं, जैसे वज्रायन या सहजयान नाम से एक शाखा है। तो बौद्ध धर्म की शाखाओं में मतलब गौतम बुद्ध के निधन के बाद तो बौद्ध धर्म जो है कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। उसमें हीनायान, महायान और तीसरा है वज्रायन या सहजयान। इस प्रकार 3 रूपों में विभाजित किया गया है बौद्ध धर्म का। तो महायान, हीनायान इस प्रकार, क्योंकि ये तीनों शाखाएं जो हैं किसी एक शाखा के बौद्ध धर्मावलंबी गौतम बुद्ध के जो भी सिद्धांत है उसका पालन करते हैं। कोई एक शाखा के धर्मावलंबी गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में मानते हैं। तो ये दोनों से परे तीसरा शाखा है वज्रायन या सहजयान शाखा है। तो सिद्धों का संबंध जो है, ये जो तीसरा वज्रायन सहजयान शाखा के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह सीधा संबंध रखता है सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय से। तो इसलिए यहाँ प्रश्न बन सकता है कि थोड़ा सामान्य जानकारी लेते हुए हम लोग गहन रूप से अध्ययन करना होता है। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों का प्रथम प्रवर्तक सरहापा सहजयान का प्रवर्तक है। जो संख्या बता रहे हैं तो प्रत्येक सिद्धों में जो सिद्ध संप्रदाय का पालन करने वाले जो सिद्ध हैं, तो
इन सिद्धों में सर्वप्रथम है सरहपा आएंगे। इनका इनसे संबंधित अगर जानकारी प्राप्त करना है तो सर्वप्रथम इन्होंने शाहजहां से संबंधित उल्लेख किया है, तो इसलिए सरहपा प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। तो ये जो सिद्धों के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रत्येक सिद्ध के जो नाम है, नाम के अंत में पा प्रत्यय जुड़कर आता है। तो मित्रों सरहपा, बोईपा, इस प्रकार 84 सिद्ध आपको आएंगे। तो सिद्धों की भाषा संध्या या सांध्या कहा जाता है। जो सिद्ध साहित्य में अगर देखेंगे तो कई लोगों की रचनाएं हैं, तो कई रचनाओं को लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी भाषा है संध्या कहते हैं या सांध्या कहते हैं। तो इस संध्या या सांध्या भाषा को कबीर जैसे निर्गुण संत उलटबासी कहते हैं। तो यहाँ ये देखने को मिलता है किसी एक रचना को या किसी भाषा को लेकर अन्य रचनाकार, लेखक या कवि जो हैं उसको कमेंट करते हैं, मतलब उससे संबंधित कोई विचार प्रकट करते हैं, कोई परिभाषा देते हैं कि ये रचना ऐसा है, ये शाखा ऐसा है, इसकी भाषा ऐसी है, ये कवि, ये लेखक ऐसा है। इस प्रकार उनसे संबंधित एक उल्लेख करते हैं। तो परिभाषा के रूप में, तो कथन के रूप में भी हमको प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में। तो सिद्धों की जो भाषा है उसको सांध्या या संध्या कहते हैं, दो नाम हैं। तो उसके बाद कबीर जैसे निर्गुण संत जो हैं इसी भाषा को उलटबासी कहते हैं। उसके बाद नाथ संप्रदाय भी हैं, नाथ पंथी भी कहते हैं हम लोग आदिकाल के अंतर्गत नाथ संप्रदाय के पंथियों को। तो इसमें गोरखनाथ हठयोग का प्रवर्तन किया था। उसके बाद गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे और मत्स्येंद्रनाथ जलनाथ के शिष्य थे। तो मित्रों यहाँ शिष्य परंपरा भी ध्यान रखना चाहिए कि कबीर के समय में भी हमको शिष्य परंपरा आएंगे। तो रामानंद, रामानुजाचार्य, इस तरह लेकर जो शिष्य परंपरा चली आ रही है, तो उसको भी ध्यान में रखना होगा, कौन किसके शिष्य हैं, तो कौन किसके शिष्य रहे हैं। तो इस प्रकार अगर वो सूची याद रखेंगे तो आसान है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो यहाँ नाथ पंथियों में गोरखनाथ हठयोग का प्रवर्तन किया था। तो नाथों की संख्या है 9 है, इसलिए नवनाथ भी कहते हैं। तो नवनाथों में गोरखनाथ हठयोग का प्रवर्तन किया था। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकता है, हठयोग का प्रवर्तन डैश ने किया था, तो गोरखनाथ ने किया था। नाथों की संख्या डैश है, 9 है। और गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। इसका मतलब क्या है, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ हैं। तो मत्स्येंद्रनाथ जलंधर नाथ के शिष्य थे, तो जलंधरनाथ मत्स्येंद्रनाथ के गुरु रहे। तो इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा रही, तो उस पर भी ध्यान रखना होगा परीक्षाओं के अंतर्गत। उसके बाद स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। जैसे आदिकाल के अंतर्गत जो पौराणिक काव्यधारा कहते हैं, तो उसके अंतर्गत महाकवि माने जाते हैं स्वयंभू को। इन्होंने राम कथा को, जैसे रामायण में जो राम कथा है, तो उसके आधार पर, उसको आधार मानकर इन्होंने पवु चरिवु की रचना की। तो इस रचना का नाम जो दिया गया है यहाँ पवु चरिवु। तो कुछ किताबों में पवु एक जगह दिया जाता है, मचरिवु एक जगह दिया जाता है। जो भी है ये रचना का नाम है, मतलब संज्ञा है। तो कैसे भी पूछा जाए परीक्षाओं में मित्रों, पवु चरिवु भी उच्चारण कर सकते हैं, पवु माचरिवु जैसे भी उच्चारण कर सकते हैं। जो स्वयंभू की रचना है, तो इसमें राम कथा पर आधारित वर्णन है। राम से संबंधित जो भी जीवन शैली है, उनके युद्धों के बारे में, इस प्रकार उस पर आधारित, मतलब रामायण या राम कथा पर आधारित रचना है पवु मचरिवु। तो इस संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, पवु चरिवु रचना में डैश का वर्णन है, या पवु चरिवु रचना डैश रचना पर आधारित रचना है। तो
पौम चरिवु रचना का रचनाकार डैश हैं या रचनाकार कौन है, तो स्वयंभू की रचना डैश है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पौराणिक काव्य धारा का महान कवि का नाम क्या है, स्वयंभू है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। उसके बाद हम ध्यान देंगे तुलसीदास कृत रामचरितमानस में पौम चरिव का प्रभाव है। तो जो हम रामायण को लेकर, राम कथा को लेकर जैसे स्वयंभू ने पौम चरिव में जो वर्णन किया है, तो ये पौम चरिवु रचना पढ़ने के बाद तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखे। तो इस रामचरितमानस महाकाव्य पर भी ये पौम चरिव का प्रभाव है। इसका मतलब यह है, तो रामायण का प्रभाव किस पर है, पौम चरिव पर है। तो पौम चरिव का प्रभाव किस पर है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस पर है। तो प्रश्न यहाँ सामान्य रूप से बन सकते हैं कि रामचरितमानस पर डैश रचना का प्रभाव है। तो जवाब क्या होगा, पौम चरिव रचना का प्रभाव है। तो पौम चरिव रचना आधार पर डैश रचना की गई है, तो रामचरितमानस। तो राम कथा पर आधारित रचना क्या है, पौम चरिव रचना। इस प्रकार उल्टा सीधा जैसे भी पूछा जाए प्रश्न, हम लोग सही विकल्प चयन करना होता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे कवि के संदर्भ में, जैसे विद्यापति और एक आदिकाल के महान कवि रहे, तो इनके पिता का नाम है गणपति ठाकुर और इनकी जीवनी से संबंधित माताजी का नाम है हसनी देवी। रचनाएं अगर देखेंगे तो विद्वानों के अनुसार या हमको साहित्य में वर्णन और उल्लेख मिलता है कि मित्रों कुल रचनाएं इनके 14 माने जाते हैं। तो इनमें जो 14 या 14 रचनाएं हम बता रहे हैं, इनमें कीर्तिलता और पदावली प्रमुख हैं। तो इसके साथ साथ कीर्तिलता के साथ साथ कीर्तिपताका, पदावली, इस प्रकार 3 मुख्य रचनाएं मानी जाती हैं। जैसे कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, ये 3 मुख्य रचनाएं हैं। तो ये जो 14 कह रहे हैं हम लोग, 14 कह रहे हैं, तो इन रचनाओं में 11 संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, 2 रचनाएं अवहट भाषा में लिखी गई है, 1 रचना जो है मैथिली भाषा में लिखी गई है। मित्रों, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, इसको लेकर भी कई बार नेट जैसे परीक्षाओं में भी कई प्रश्न पूछे गए हैं कि गहन रूप से विषय वस्तु को लेकर ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं इस संबंध में। जैसे विद्यापति की रचनाओं में कितनी रचनाएं संस्कृत में लिखी गई हैं, तो 11 रचनाएं लिखी गई हैं। अवहट भाषा में कितनी रचनाएं विद्यापति की लिखी गई है, तो 2 रचनाएं अवहट भाषा में लिखी गई है और 1 रचना ऐसी है जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रकार मित्रों 14 रचनाओं की भाषाओं के संदर्भ में, भाषा शैली के संदर्भ में अगर हम जानकारी प्राप्त करना है, इस प्रकार 11 संस्कृत, 2 अवहट, 1 मैथिली भाषा में लिखी गई रचनाएं प्राप्त होते हैं। तो विद्यापति ने अपनी जो कीर्तिलता रचना है, इसको कहानी नाम दिया है। तो इसको लेकर बहुत उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ विद्यापति को लेकर। जैसे विद्यापति अपनी रचना कीर्तिलता को डैश नाम दिया है, इस प्रकार कहा है। कैसे, प्रश्न देखिए एक बार। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को इस नाम से पुकारा है, इस नाम से कहा है। तो इस तरह विद्यापति ने अपनी रचना को कहानी नाम दिया है। तो मित्रों, सामान्य जानकारी के रूप में हमको ये मालूम होना चाहिए, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और कीर्तिलता का दूसरा नाम कहानी। सीधा पूछा जा सकता है कीर्तिलता का दूसरा नाम क्या है, कहानी। अगर थोड़ा कठिन बनाना है प्रश्न को, तो कहानी डैश से संबंधित है, कहानी किस कवि से संबंधित है, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग विद्यापति
विकल्प का चयन करना होता है इस ये प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत। तो विद्यापति की जो कीर्तिलता है इसको ऐतिहासिक महाकाव्य का प्रबंध माना जाता है। तो ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में मानते हैं विद्वान लोग। तो प्रश्न हो सकता है कि कीर्तिलता कैसे विधा की रचना है। विद्यापति की कीर्तिलता डैश विधा की रचना है, ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में इसको मानते हैं। तो यह ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में माना जाता है, यह प्रश्न है। तो नीचे दिया जाएगा कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पदावली, उन इसमें से कोई नहीं। तो 3 जो हैं विद्यापति के हैं। तो दूसरे रूप में भी विकल्प होते हैं, जैसे कीर्तिलता एक ऑप्शन रहेगा विकल्प, बाकी जो 3 हैं अन्य रचनाकार से संबंधित या लेखक से संबंधित विकल्प होते हैं। तो वहाँ आप चयन करना है कीर्तिलता। तो इस प्रकार मित्रों एक एक विषय को प्रश्नों के रूप में अगर हम देखा जाए तो याद रखने के लिए बहुत सरल होगा। तो अन्य विषय के बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया गया है और जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन प्राप्त होता है। तो जौनपुर अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है मित्रों। तो इस विद्यापति की जो रचना है तो इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन मिलता है और इसमें जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन भी प्राप्त होता है। क्योंकि जौनपुर वर्तमान में है तो जौनपुर का वर्णन इस रचना में मिलता है। जौनपुर का यथार्थ वर्णन डैश रचना में मिलता है। जौनपुर का वर्णन डैश कवि ने किया है। जौनपुर वर्णन डैश रचना में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मित्रों प्राप्त हो सकता है। और थोड़ा कठिन बनाना है तो विद्यापति ने उत्तर प्रदेश में डैश नगर का वर्णन किया है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछते हैं। तो विद्यापति ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। विद्यापति ने अपनी रचनाओं में जौनपुर का यथार्थ वर्णन किया है। तो जौनपुर वर्तमान काल में किस राज्य में है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 4 विकल्पों में उत्तर प्रदेश विकल्प का चयन करना है। उसके बाद इनकी पदावली में जो हम तीसरी रचना कह रहे हैं कि कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली में राधा और कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन मिलता है। यह भक्तिपरक रचना है, यह श्रृंगार परक, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। जैसे मित्रों अभी पदावली के बारे में जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें मुख्य विषय वस्तु है राधा और कृष्ण के लौकिक प्रेम। तो कुछ लोग इस रचना को श्रृंगार परक कहते हैं, मतलब श्रृंगार रस की प्रधानता कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वान जो हैं इसको भक्ति परक कहते हैं। तो इस प्रकार विद्वानों में मतभेद है इस विषय को लेकर। खैर जो भी है, पदावली में राधा और कृष्ण की जो भी लौकिक प्रेम है तो लौकिक प्रेम कथा के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसको लेकर प्रश्न अगर पूछा जाए तो डैश में श्रृंगार और भक्तिपरक वर्णन मिलता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पदावली में, तो पदावली में डैश का वर्णन है। विद्यापति की पदावली रचना में डैश का वर्णन है, राधा और कृष्ण के प्रेम कथा। जो विकल्प है उसको चयन करना है। तो राधा कृष्ण के प्रेम कथा से संबंधित जो विकल्प है, इसके अलावा 3 विकल्प हो सकते हैं थोड़ा कठिन बनाने के लिए, मतलब हिचकिचाने के लिए या दुविधा में डालने के लिए। अन्य विकल्प होते हैं कि बालकांड का वर्णन, मतलब श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन, इस प्रकार दिया जा सकता है। गोपियों के साथ वर्णन, मतलब कृष्ण से संबंधित तो याद है हमको, लेकिन उनकी जीवनी से संबंधित किस विधा से है, मतलब किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से है या युवावस्था से है या गोपी के साथ खेलते हुए
वर्णन है या राधा से प्रेम से संबंधित है या किसी और से संबंधित है। तो इस तरह हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि प्रेम का वर्णन या बाल्यकाल का इस प्रकार ध्यान में रखने से हम प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो विद्यापति की उपाधियों से संबंधित या उपनामों से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो कई प्रकार की उपाधियां हैं इनकी। मतलब विद्यापति जब हम पढ़ते हैं तो इनकी वाणी की सरसता के कारण लोग इनको मैथिली कोकिल कहते हैं। तो मैथिली एक बोली है, मिथिला के आसपास बोली जाने वाली एक बोली है। तो इसलिए ये मिथिला के रहने वाले थे, इसलिए इनको मैथिली कोकिल कहते हैं, क्योंकि इनकी वाणी मतलब इनकी रचनाओं का असर जो है तो जनता पर पड़ा है। तो जनता लोग वहाँ मिथिला में रहने के लोग इनको मिथिला की पक्षी का नाम लेते हुए कोकिल नाम से, मतलब कोकिल पक्षी से तुलना करते हुए मैथिली कोकिल नाम दिया है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा कि मैथिली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले थे तो वहाँ के लोग इसको प्यार से बुलाते हैं कि मैथिली कोकिल। तो मिथिला ब्राह्मण होने के कारण मिथिला में रहने वाले थे, इसलिए वहाँ के लोग इनकी रचनाओं को पढ़कर इनसे कही गई जो वाणी है, पदावली हो सकते हैं या कीर्तिलता हो सकते हैं या कीर्ति पताका हो सकते हैं, इससे संबंधित जितने भी दोहे चौपाई से जैसे पंक्तियों सुनकर इन पर प्रभाव पड़ा, इसलिए ये नाम दिए थे वहाँ की जनता। तो इस प्रकार मैथिली कोकिल डैश का उपनाम है या उपाधि है। उसके बाद अभिनव जयदेव, कविरंजन, कविशेखर, कवि कंठहर आदि इनके मुख्य उपाधियां हैं। जिसे अभिनव जयदेव भी इनका नाम है। जयदेव गीता गोविंद के रचनाकार हैं, तो जयदेव से तुलना करते हुए अभिनव जयदेव नाम प्राप्त हुआ है विद्यापति को। जो राजपूत राजा था जयदेव, तो उसके बाद कविरंजन भी एक उपाधि है, इनका उपनाम है। तो कवि कंठहर, उसके बाद कवि शेखर भी विद्यापति के उपनाम या उपाधियों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मित्रों अभिनव जयदेव किनकी उपाधि है, किनका उपनाम है विद्यापति के। कवि शेखर किनका उपनाम है, कवि कंठहर किनका उपनाम है, कवि रंजन किनका उपनाम है। तो इस प्रकार मित्रों जितने भी उपनाम हैं याद रखना होता है परीक्षाओं के अंतर्गत। फिर दूसरे कवि के अंतर्गत हम जाएंगे। जैसे आदिकाल के बहुत विख्यात कवि रहे कबीर, तो हम सामान्य जानकारी है कवि से संबंधित या कवियों से संबंधित जो जन्म मृत्यु का जो समय हम पढ़ते हैं, तो इस जन्म मृत्यु समय को लेकर विद्वानों में हमेशा मतभेद रहा। तो इनका जन्मकाल है वह कबीर जी का 1398 मानते हैं। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार 1440 से लेकर 1518, मतलब 1440 से लेकर 1518 मानते हैं मिश्र बंधु। तो प्रश्न हो सकता है यहाँ कबीर का समय के संबंध में मिश्र बंधुओं का उल्लेख क्या है, मिश्र बंधुओं का समय क्या है, इस प्रकार प्रश्न हो सकता है। उसके बाद हमारे मशहूर साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के और श्याम सुंदर दास दोनों साहित्यकार रहे। तो शुक्ल जी और श्याम सुंदर दास जी के अनुसार इनका समय है 1399 1518 के बीच में मानते हैं। तो इस प्रकार सिर्फ समय को हम 100% यही है नहीं मान सकते हैं। बहुत विवादास्पद होता है इस तरह का समय बताने में, कोई एक रचना का समय बताने में, लेकिन कौन किस समय बताया इस पर ध्यान देने की बात है हम लोग परीक्षा की दृष्टि से। तो शुक्ल जी श्याम सुंदर दास जी के अनुसार ये समय दिया गया है और मिश्र बंधुओं के अनुसार ये, और सामान्य जानकारी के लिए प्रथम रूप में जो 1398 दिया है ये समय। तो कबीर जी से संबंधित कवि परिचय हमको 7वीं कक्षा की किताब में भी दिया गया है। तो
इस प्रकार हम 6वीं से लेकर 10वीं तक जितने भी पाठ्य पुस्तक होते हैं, तो 6वीं से लेकर 10वीं में प्रत्येक कक्षा से संबंधित पाठ्य पुस्तक में जितने भी कवियों के नाम दिए गए हैं तो उनके परिचय भी दिया गया है। तो परिचय में जो मुख्य बिंदु हैं उस पर भी ध्यान देना होगा आप लोगों को। सामान्य जानकारी के लिए उससे भी प्रश्न पूछने का संभावना है, लेकिन वो बातें यहाँ हम दोहराएंगे। तो इसलिए किस पाठ्यपुस्तक में किस प्रकार का विषय दिया गया है अभी हम उसका उदाहरण नहीं दे रहे हैं, लेकिन मित्रों आगे चलकर इस प्रकार एक सूची बनाकर बस कुछ कम समय में प्रस्ताव रखेंगे उस पर भी। तो कबीर की जीवनी के संबंध में अगर हम चर्चा करेंगे तो इनके गुरु रामानंद जी हैं। तो रामानंद जी के शिष्य परंपरा में बहुत शिष्य थे, उसमें कबीर एक शिष्य था। तो रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत रामानंद शिष्य परंपरा में कई शिष्य थे। कबीर बहुत उल्लेखनीय रहा रामानंद शिष्य परंपरा में। तो सूफी संत शेख तकी को भी कबीर के गुरु कहा जाता है। तो विद्वानों में मतभेद हैं। तो मित्रों कबीर के जितने भी गुरु रहे हैं उनमें दो नाम हमको उल्लेखनीय हैं, तो रामानंद और शेख तकी। तो इस प्रकार दो नाम दिया गया है। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं, कभी कभी प्रश्न पूछा जाए गुरु कौन है तो वहाँ रामानंद विकल्प नहीं होता है, तो शेख तकी विकल्प का चयन कीजिए इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत। इतिहास में सिकंदर लोदी के समकक्ष रहे कबीर जी, क्योंकि सिकंदर लोदी जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पर समय पर लड़ाई लड़ने वाले सुल्तान थे सिकंदर लोदी, लोदी वंश के। तो सिकंदर लोदी का जो समय रहा तो उस समय का बराबर माना जाता है, समान माना जाता है कबीर। तो इसलिए यह बोलना पड़ रहा है कि किस इतिहास से संबंधित सिकंदर लोदी के समकक्ष या समान समकालीन व्यक्ति या कवि कौन है, तो कबीर हैं। कबीर के समकालीन लोदी वंश का राजा कौन है या दिल्ली सुल्तान कौन है, तो इस प्रकार पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसलिए समान मतलब उस समय का रहा है। उसके बाद इनकी कृतियों के संबंध में अगर हम जानकारी प्राप्त करेंगे तो सामान्य जानकारी है, हम लोग जानते ही हैं। बीजक इनकी पूरी जो वाणी है बीजक में है, बीजक से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। और ये अनपढ़ होने के कारण जो भी बोलते हैं वाणी के रूप में, इनके शिष्य जो हैं इसको लिखते थे। उस मुख्य शिष्य है धर्मदास। धर्मदास इनकी रचनाओं को एक क्रमबद्ध बीजक के रूप में प्रस्तुत किया, ग्रंथस्थ किया। तो बीजक में 3 भाग हैं। तो ये भी सामान्य जानकारी है प्रत्येक हिंदी से जुड़े व्यक्तियों के लिए, मनीषियों के लिए, साखी, सबद और रामायणी। तो इस प्रकार मित्रों बीजक में 3 मुख्य भाग हैं। तो सामान्य जानकारी है, सामान्य प्रश्न बन सकता है बीजक में कितने भाग हैं, तो साखी, सबद, रामायणी। तो कबीर द्वारा बोली गई वाणी डैश ने संग्रहित किया, धर्मदास ने। तो धर्मदास किस शिष्य परंपरा में थे, तो कबीरदास के शिष्य परंपरा में थे। तो कबीरदास के निधन के बाद तो कबीर पंथी जो कहा जाता था, कबीर पंथी का पूरा संभालने का या देखभाल करने का धर्मदास ने ही सौंप लिया था। तो उसके बाद बीजक का अर्थ अगर हम देखें ग्रंथ का, गुप्त धन बताने वाली सूची या जीव को वास्तविक दशा का बोध हो या ज्ञान कराना। तो इस प्रकार 4 या 5 प्रश्न बन सकते हैं इसको लेकर। गुप्त धन बताने वाली सूची डैश को मानते हैं, बीजक, साखी, सबद, रामायणी, ये 4 में से किसको मानते हैं उस पर ध्यान देना होगा। और एक बात है, जीव को वास्तविक दशा का बोध हो उसको हम बीजक कहते हैं। उसके बाद और एक अर्थ भी प्रकट होता है बीजक से, ज्ञान कराना। ज्ञान कराना डैश से संबंधित है, ज्ञान कराना डैश का अर्थ है, बीजक का अर्थ है मित्रों। तो इस तरह कठिन रूप में कई बार नेट की परीक्षाओं में
बीजक को लेकर बीजक का तात्पर्य क्या है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। इसलिए उन प्रश्नों से संबंधित जो उत्तर है, तो उत्तर से आपको सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि बीजक का सही अर्थ ये है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीजक का संकलन अभी बताया था आपको, शिष्य धर्मदास ने 1521 में 1521 में किया था। तो इसको लेकर भी प्रश्न बन सकता है, संवत को लेकर, जो 1521 1521 बताया जा रहा है, संवत है ये, सन नहीं है मित्रों। तो धर्मदास को लेकर भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है सेट जैसे परीक्षाओं में। तो साखी का शाब्दिक अर्थ होता है गवाह, इसको लेकर भी प्रश्न पूछा गया है नेट की परीक्षा में। तो साखी तद्भव शब्द है। तो कबीरदास का ग्रंथ बीजक में जो साखी भाग है, तो यह कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। तो साखी शब्द जो है तद्भव है, तो क्योंकि हमको तत्सम तद्भव उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की रचना के अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त किए हैं। तो तद्भव शब्द है ये साखी। साखी का शाब्दिक अर्थ है गवाह। तो यह प्रश्न बन सकता है कि गवाह डैश का शाब्दिक अर्थ है, तो हम सही विकल्प का चयन करना होता है कि साखी। और एक अर्थ है साखी का, ईश्वर को साक्षी मानकर शत्रुपी उक्तियाँ कही गई हो, हम साखी कहते हैं। तो साखी का एक अर्थ है गवाह और एक अर्थ है ईश्वर को साक्षी मानकर शत्रुपी उक्तियाँ कही गई हो। मतलब ईश्वर को साक्षी मानते हुए कबीर द्वारा जो कही गई है उक्तियाँ या वाणी कही गई है, उसको हम साखी कहते हैं। तो परिभाषा दी जाती है, ईश्वर को साक्षी मानकर सतरूपी उक्तियाँ कही गई हो, डैश को कहते हैं, या इस उक्ति डैश के संदर्भ में कही गई है, डैश से कही गई है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जाए, हम लोग सही विकल्प का चयन करना होता है मित्रों। उसके बाद शब्द है, शब्द का शाब्दिक अर्थ भी देखेंगे। परमात्मा से विरह में, मतलब परमात्मा से संबंधित जो मूल भाव होता है हमारे मन में, तो उसकी जो वर्णन है, उससे उसके ऊपर हमारा जो विरह है उसको व्यक्त करने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है कबीर द्वारा। तो कबीर भी परमात्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर के प्रति इनका जो विरह है, तो इस विरह को लेकर शब्द में अपनी वाणी को कही है कबीरदास ने, जो धर्मदास द्वारा लिखा गया है बीजक। उसके बाद रमैनी और शब्द गेय पद हैं, साखी दोहों में हैं। मतलब अगर हम तीनों के संदर्भ में चर्चा करेंगे भाषा शैली को लेकर, तो यहाँ साखी सिर्फ दोहों से युक्त है। साखी में दोहे हैं और कई प्रकार के दोहे कई विषयों के बारे में प्रकट हैं, उल्लेख हैं। तो उसके बाद बाकी जो तीन हैं, साखी के बाद अन्य शब्द और रमैनी, दोनों में पद हैं। मतलब ये पद कैसे हैं? गेय रूप में हैं, मतलब गाने से, मतलब गाने के लिए युक्त हैं, तो गाया जा सके। तो इस प्रकार की जो गेय पदों को धर्मदास ने संग्रहित किया और एक बीजक के रूप में हमारे सामने लाया। तो इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे गेय पद इसमें है, किसमें है? रमैनी और शब्द में है। उसके बाद दोहे से युक्त भाग क्या है? साखी है। साखी में डैश है, दोहे हैं। इस प्रकार प्रश्न बन सकता है। उसके बाद रामायणी और शब्द ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। साखी में पूर्वी प्रयोग अधिक मिलता है। जैसे मित्रों, अगर भाषा पर और अधिक ध्यान दें तो रामायणी और शब्द जो है ब्रज भाषा में है, मतलब ब्रज भाषा में लिखी गई भाग हैं। उसके बाद तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी, मतलब उस समय जब कबीर
जीवित थे उस समय जो मध्यकालीन भाषा से संबंधित जो भी मतलब बोली जाती थी उस समय, उन बोलियों के शब्द इसमें प्रयोग किया गया है रामायणी और शबद में। उसके बाद हम साखी पर ध्यान दें तो साखी जो है पूर्वी प्रयोग अधिक होता है, मतलब पूर्वी प्रदेश की जो बोलियां हैं तो उन बोलियों से प्रेरित शब्द जो भी हैं वे शब्द हमको साखी में प्राप्त होते हैं, जो दोहों से युक्त है साखी। तो इस प्रकार मित्रों रामायणी का अर्थ है रमण, जिसमें जीव विचलन कर रहा हो, अर्थात ईश्वर में जीव रमण करें, उसको हम कबीर रामायणी के रूप में अर्थ का प्रकट किया। तो इस प्रकार मित्रों इससे संबंधित हम जो आदिकाल से संबंधित जितने भी कवियों के बारे में, कवि की रचनाएं, रचना शैली, भाषा, विषय वस्तु आदि के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए। तो प्रस्तुत कार्यक्रम यहाँ समाप्त करेंगे। ये कार्यक्रमों से संबंधित कुछ फीडबैक देना है तो softnet.com के जरिए आप हमारे तक पहुँचा सकते हैं। तो बेहतर कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए कोशिश करेंगे। और पिछले कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी चाहिए YouTube के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगले विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।